चलिए आज शुरू करते हैं सेट 23। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 32 के बीच में बोला है, 1 से 32 तक नहीं बोला है। यहां पर एक बार अच्छा से समझना होगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, 1 2 3 4 इस तरीके से 32 तक दिया हुआ है। मैं यहां पर 30 लिख लेता हूं। तो क्या बोला है, 1 से 32 के बीच में बोला है तो 32 को नहीं लेना है और 1 को भी नहीं लेना है। अब एक चीज आपको अच्छा से समझना है, अगर कहीं पर 1 से 10 तक लिखा हुआ है तो इसमें 5 होगा सम संख्या और 5 होगा विषम संख्या। अगर कहीं पर 1 से 20 तक लिखा हुआ है तो 10 होगा सम संख्या और 10 होगा विषम संख्या। अगर कहीं पर 1 से 50 तक लिखा हुआ है तो 25 होगा सम संख्या और 25 होगा विषम संख्या। अब आपको बताना है, 32 को तो लेना नहीं है, तो 1 से लेकर 30 तक में कितना होगा सम संख्या, यानी कि 15 होगा सम संख्या और 15 होगा विषम संख्या। तो अब आपको मालूम हो चुका है 1 और 32 के बीच में कितना सम संख्या है, यानी कि 15 है। 1 को नहीं लेना है और 32 को नहीं लेना है, तो 1 से लेकर 30 तक में 15 सम संख्या है। 1 को तो नहीं लेना है, लेकिन हम लोग सम संख्या ले रहे हैं तो 2 से ले रहे हैं, यानी कि 2 से लेकर 30 तक में कितना सम संख्या है, यानी कि 15 है। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब क्या करना है, योग निकालना है। तो सम संख्या अगर कहीं पर भी 2 से स्टार्ट रहेगा, जैसे यहां पर 2 से स्टार्ट है सम संख्या, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, तो सम संख्या का योग निकल जाएगा, लेकिन 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो n के जगह में कितना रखेंगे, यानी कि 15, तो यहां पर 15 रखेंगे और यहां पर 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा। गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 छक 90 होता है, 90 के 0 हाथ में 9 है और 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 और यहाँ पर 2 यानी कि 24, इतना हो जाएगा। देख लीजिए 240 कहाँ पर है, तो 240 डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, लसा होगा, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। अगर संख्या बटा में दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाला का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 3 6 और 8 है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इस बार 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 4 डिवाइड नहीं होगा। अब डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, यहाँ पर 24 हो गया। और नीचे वाला का मसा ज्ञात करना है, तो आपको बताना है कि 4 7 9 में कॉमन क्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको 1 लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि ये तीनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है, कौन कौन है, P और Q है। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 3:2 दिया हुआ है। ये 6 साल पहले का है तो बगल में आपको 6 रख लेना है। इसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो इसी के नीचे आपको इस तरीके से लिख लेना है। ये जो अनुपात है कब का है, 4 वर्ष बाद का है, तो यहां पर 4 वर्ष आपको लिख लेना है। सबसे पहले चेक करना है कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं। अगर 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि इसका अंतर बराबर है, कितना है, यानी कि 5 है। तो 5 अंतर में आपको क्या लेना है, इसको जोड़ के लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको एक अंतर में निकालना है, तो क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 5 दूना 10, यानी कि एक अंतर में कितना होगा, 2 होगा। अब यहां पर आपको बताना है, निकालना क्या है, वर्तमान आयु निकालना है। लेकिन यहां पर वर्तमान का अनुपात नहीं दिया हुआ है,
या तो आपको 6 साल पहले का निकाल लेना है या 4 वर्ष बाद का निकाल लेना है सबसे पहले। तो मैं 6 साल पहले का निकाल लेता हूं। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 4। लेकिन किसका निकालना है, पी का निकालना है। तो पी का ये वाला है, तो पी का 6 साल पहले का आयु मालूम हो चुका है, लेकिन निकालना है वर्तमान का। तो अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मालूम हो जाएगा। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 100 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक बोला है तो आपको समझना है 1 से लेकर 100 तक। अब आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक में कितना होगा सम संख्या, यानी कि 50 होगा सम संख्या और 50 होगा विषम संख्या। तो हम लोग को मालूम हो चुका है कि 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या कितना है, 50 है। तो औसत ज्ञात करना है, तो सम संख्या को कैसे जोड़ेंगे। तो 1 से लेकर 50 तक का सम संख्या इतना है, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 करेंगे, यानी कि सम संख्या का योग इतना होगा। और सम संख्या कितना है, 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। तो n के जगह में क्या लेना है, 50 लेना है, और यहाँ पर 50 प्लस 1 यानी कि 51, और बटे में टोटल कितना संख्या, यानी कि 50 सम संख्या का योग यहाँ पर मालूम हो चुका है। अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम हो जाएगा। तो देख लीजिए ये 50 और ये 50 कट गया, तो कितना आ गया 51। इस प्रश्न में कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 51 आया था, देख लीजिए 51 कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। कितने समय में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। छमाही लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 12 को 6 से डिवाइड कर लेना है। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आर को 2 से डिवाइड कर लेना है और समय को 2 से गुना कर लेना है, जो आएगा उसी को लेके चलना है। तो ब्याज की दर यानी कि आर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि ब्याज की दर आपको 10% लेके चलना है और समय को 2 से गुना कर लेना है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बाई 100 और पावर में टाइम होता है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है ये समझ में आ जाना चाहिए। तो मिश्र धन दिया हुआ है 1331 और मूलधन दिया हुआ है 1000, और यहाँ पर कितना है 1 प्लस, अब r के जगह में कितना लेना है, 10% लेना है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे और बटे में 100 और पावर में समय। तो समय को क्या करेंगे, यानी कि समय निकालना है, तो समय को t मान के चल रहे हैं, तो t को 2 से गुना करके लेना है, तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। सबसे पहला काम अब क्या करेंगे, यहां से ये 1000 को हटाएंगे, क्योंकि ये और ये गुना में है, तो यहां से हटेगा तो यहां पर आ जाएगा बटा में, यानी कि 1331 बटे 1000 हो जाएगा। और इधर में कितना है, तो इसको काट लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11 बटे 10 हो गया। और पावर में कितना है 2t है, तो यहाँ पर t है और इस t का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 11 बटे 10 है, तो इसको भी आपको 11 बटे 10 में बदलना होगा। तो यहाँ पर 10 है, तो इसको 10 में कैसे बदलेंगे, तो 1000 है, तो आप 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर आप 1 को मिला लिए तो इसको मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आप इसको 10 में कैसे बदलेंगे, तो 10 का पावर 3 देना होगा, तो इसको भी आपको 11 के रूप में बदलना है। तो हम इसको मिला चुके हैं, तो इसको मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, चेक करने का जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर 11 रख देना है और पावर 3 कर देना है। और इधर में कितना है 11 बटे 10 है और पावर में कितना है 2t है। एक चीज आपको अच्छा से अब यहां पर समझना होगा, तो दोनों तरफ आधार क्या है, बराबर है। एक चीज आपको समझना है, जैसे
इधर में x का पावर t है और इधर में x का पावर 20 है। यहाँ पर क्या है, आधार बराबर है तो ये आधार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, समझना है कि आधार बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पावर बच जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए दोनों का आधार क्या है यानी कि बराबर है, तो ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, 3 बराबर 2t बचेगा। तो यहां से t का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा यानी कि 3/2। तो 3/2 इस तरीके से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझना है, 3/2 का मतलब क्या समझना है, 2 एकम 2, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.1/2। तो देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले आपको फिगर को समझना होगा। अगर फिगर समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आयताकार मैदान है तो इसमें एक भुजा दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, और एक विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में से एक भुजा दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई आपको निकालना होगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सहारा से आप लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। एक चीज आपको समकोण त्रिभुज के लिए याद रखना है, 3:4:5, इसको हमेशा के लिए याद करना है। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 4 दूना 8 होगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो भुजा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3×3 9, इसके बाद 3×4 12, 3×5 15, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 12 और 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 9 हो जाएगा। ये ज्ञात हो चुका है। अब आपको क्या करना है? तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए तो 12×9 108 होता है, लेकिन ऑप्शन में लिखने में मिस्टेक हुआ था, इसलिए यहाँ पर 180 आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन में 108 होना चाहिए था, तो 108 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20% की बढ़ोतरी तो आपको 20 रखना है प्लस में, और बिक्री में कमी हुआ है तो माइनस में आपको 30 रखना है, और इसी दोनों को गुना करना है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में आएगा, और दोनों को गुना में रखना है और बटे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा? यानी कि 30 में 20 घटाना होगा तो कितना बचेगा? यानी कि -10 बचेगा। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले 0 0 काटते हैं, तो 2 तिया 6, यानी कि यहां पर भी -6 आ गया, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। अगर माइनस में आया तो कमी या हानि होगा, अगर प्लस में आया वृद्धि या लाभ होगा। तो यहां पर माइनस में आया है तो क्या होगा? हानि। अगर कमी लिखा हुआ है तो कमी होगा। तो इसमें क्या बोल रहा था? आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो माइनस में आया तो क्या होगा? कमी होगा। तो देख लीजिए 16% का कमी कहां पर है? ग ऑप्शन सही है। देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक बार आपको अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे भी आप गुणनखंड निकालने के लिए जानते हैं उसी तरीके से आपको निकाल लेना है। तो कितना दिया हुआ है? 8x², इसके बाद 70x, इसके बाद -18। जो नियम है वो नियम से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64,
8 एकम 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे और ऐसा दो पार्ट में तोड़ेंगे और सेट करेंगे ताकि इतना आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अगर 72 में 2 घटा देंगे तो -70 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो यहाँ पर किस तरीके से सेट करना है, तो माइनस में 70 लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, यानी कि 72 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे और यहाँ पर -18 है। एक बार अच्छा से सीखना है, यहाँ पर -18 है। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 8 9 72, यानी कि 8 कॉमन हो जाएगा और साथ में x भी होगा। तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर x बाहर हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 9 72, यानी कि यहाँ पर 9 होगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लेंगे, तो यहाँ से इसमें तो x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2, तो यहाँ से 2, तो यहाँ पर x बच गया है और 2 9 18, बस हो गया। अब क्या करेंगे, यानी कि इसको लेना है x - 9 लेना है और इसको ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 8x + 2। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो मिला लेते हैं 8x + 2 और x - 9, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, वर्गमूल निकालना है। बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन मुश्किल में डालने वाला प्रश्न है। एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक बार लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे कि इतना हो जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे इतना हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं दिया जाएगा। एक बार अच्छा से समझना है। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, 0.4 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, 4/10। अब यहाँ पर आपको समझना है, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। और वर्गमूल निकालने के बाद फिर इसको डिवाइड करना होगा, जो कि और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए क्या करना है, एक बार अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 0.4 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 0 और बैठा देना है। तो एक 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, एक चीज़ आपको समझना है अच्छा से। अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 40/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 100 का वर्गमूल तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होगा। अब आपको सिर्फ 40 का वर्गमूल निकालना है। 40 का वर्गमूल निकालेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, अब 40 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं एक बार अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले 6 छक 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 4 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब तो डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट देना होगा, तो पॉइंट जब देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देने के बाद 00 बैठाते हैं। तो अब कितने बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपको संख्या रख के देखना है कितने बार में डिवाइड होगा। पूरा पूरा आना चाहिए, अगर पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो आपको आगे नहीं जाना है, एक स्टेप पीछे रहना है। तो अगर यहाँ पर 3 रख देंगे तो हो जाएगा। तो 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, इसके बाद 3 दूना 6, 3 एकम 3, माइनस कर लेते हैं तो 1 दाहें 10, 1 दाहें 10, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 9 है, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 में 3 0 हो गया। अब इसको फिर से जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे, फिर से 00 बैठाएंगे क्योंकि हम लोग पॉइंट ले चुके हैं। अब कितने बार में डिवाइड होगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर अंक लेना है, 1 लेके देखना है, 2 लेके देखना है, 3 लेके देखना है। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 रख देंगे तो हो जाएगा। तो देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2। अगर आप 3 ले लेते तो इससे आगे चले जाते, तो आगे आपको नहीं जाना है। अब इसको माइनस करके नहीं देखना है, यानी कि कितना अंक तक दिया हुआ है, तो मैक्सिमम 3 अंक तक दिया हुआ है, तो बहुत हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से 6 लेंगे, तो 6 ले लिए। पॉइंट हम लोग यहाँ से बैठाना शुरू किए थे, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट के बाद 3 लेंगे और यहाँ पर 2 लेंगे। अब आपको क्या करना है, तो इसका वर्गमूल आ गया, तो इसके जगह में आपको कितना रखना है, 6.32 रखना है और बटे में 10। अब 10 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है एक अंक इधर और आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा,
ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 632 हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 10 नंबर, कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको क्या करना है, 3 गुना बोला है तो आपको 2 गुने 100 करना है और बटे में जो समय दिया हुआ है उसको लेना है। तो समय कितना है, 20 वर्ष है, तो 20 25 100 और 5 दूना 10 यानी कि 10%। क्या बोल रहा था, यानी कि दर निकालना था। इसका सही आंसर आ गया है 10%। अगला प्रश्न 11 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। कितनी देर में पार कर लेगी, इसका मतलब समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको अच्छा से समझना है, जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है या पेड़ को पार करती है या सिग्नल पोल को पार करती है, तो दूरी क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 165 मीटर दिया हुआ है, तो दूरी 165 मीटर लेंगे। अब आपको समझना है चाल के बारे में, यानी कि एक रेलगाड़ी एक चलता हुआ व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक व्यक्ति भागे आ रहा है, मतलब कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो दोनों के चाल को जोड़ के लेंगे, तो रेलगाड़ी का चाल कितना है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति का कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो लिए हैं मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में लेना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो देख लेते हैं, 11 छक 66 और 6 तिया 18 कितना हो जाएगा, यानी कि 11 25 55 और बटे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रखना है 55/3, तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसका बटा में कुछ भी नहीं है, एक बार आपको सीधा करना होगा। तो 165, इसका बटा में कुछ भी नहीं था, तो समझने के लिए आपको 1 रखना है और इसका वाला नीचे जो है वो चला जाएगा ऊपर में और ये रह जाएगा नीचे में। इस तरीके से आप जानते होंगे। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको काटना है, सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 25 55, 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 1 बच गया, फिर से 5 तिया 15 और 11 तिया 33, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 9 सेकेंड। देख लीजिए कहाँ पर है, तो 9 सेकेंड कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा और वीडियो बना के मैं नया वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। नया वाला चैनल का नाम यहाँ पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।